आज दुनिया में हर इंसान एक बार तो जरूर सोचता है कि ये दुनिया कैसे बनी, हम कहां से आ गए, ये लाइफ इस दुनिया में कैसे इस हद तक इवॉल्व हो गई। आज जो लाखों करोड़ों स्पीशीज हम देखते हैं, आज जो हवा, पानी, पहाड़, दरख्त हम देख रहे हैं, ये कैसे फॉर्म हुए। और हर किसी के दिल में एक सवाल आता है कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि दुनिया में 5 मेजर एक्सटिंक्शंस हुई, जिसको हमने एक वीडियो में सम अप करके आपको बताया कि वो किस किस वक्त हुई। लेकिन उन्हीं वीडियोस का ये एक नया पार्ट है और इसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यानी कि इस पार्ट में सिर्फ फर्स्ट मेजर एक्सटिंक्शन को डिस्कस किया जाएगा कि फर्स्ट मेजर एक्सटिंक्शन एग्जैक्टली हुई कब और उससे पहले दुनिया कैसी दिखाई देती थी, यहाँ पे इस दुनिया में कौन रह रहा था, कौन सी लाइफ फॉर्म थी जो सबसे पहले इस दुनिया में इवॉल्व हुई। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऑक्सीजन जो हर लाइफ फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर किसी का सांस लेना, चाहे वो दरख्त हो या इंसान हो, इसकी एक मखसूस मिकदार के बगैर सांस लेना, इस दुनिया का सरवाइव करना मुमकिन नहीं है। और कैसे यही ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम मेजर एक्सटिंक्शन की वजह बनी। 2.4 बिलियन ईयर्स पहले हमारा ये ब्लू प्लैनेट, द प्लैनेट अर्थ, ये ब्लू नहीं था। ये उस वक्त पूरा का पूरा ग्रीन कलर का दिखाई देता था। उसकी वजह थी कि इसके ऊपर 90% तक सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद था और 10% जमीन, और ऑक्सीजन की इतनी मिकदार नहीं थी कि ये हमें इस कलर में उस वक्त नजर आता। दुनिया में उस वक्त किसी भी जानदार की आवाज नहीं गूंज रही थी। अगर कोई आवाज सुनाई देती थी तो वो सुनाई देती थी वॉल्केनिक eruptions की। हर तरफ वॉल्केनिक eruptions हो रही थी, हर तरफ पत्थर पहाड़ टूट रहे थे, जितनी की जगह जमीन पर मौजूद थी। और यही प्रोसेस करोड़ों और अरबों साल तक अर्थ पर चलता रहा। और फिर समुद्र की खामोशी में, पानी की खामोशी में एक माइक्रो सेल पैदा हुआ जिसको कहते हैं प्लैंकटन। और यही वजह बना आज जितने दरख्त, जितने पौधे, जो भी आप ग्रीनरी के देख रहे हैं, उसका इंसेस्टर ये प्लैंकटन ही था। ये एक माइक्रोस्कोपिक सेल था जो कि दुनिया में पाई जाने वाली लाइफ फॉर्म का एंसेस्टर भी आप कह सकते हैं। यही था स्टार्ट इन सब दरख्तों का जो आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। खामोश समुद्र में आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इस माइक्रोस्कोपिक सेल यानी कि प्लैंकटन ने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया जिसको आज आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सेल सन रेज को अब्जॉर्व करता है अपने फलने फूलने के लिए। और अर्थ के शुरुआती दिनों में प्लैंकटन ने इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करना शुरू किया और फोटोसिंथेसिस के जरिए ये फलने फूलने लगा। और इसी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा होने लगी ऑक्सीजन। जी, वही ऑक्सीजन जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ से ऑक्सीजन की तादाद, इसकी क्वांटिटी दुनिया में बढ़ने लगी और ब्लू प्लैनेट अर्थ अपनी आज वाली शेप, जिसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, जो ब्लू कलर में आपको नजर आता है, इस शेप में आना शुरू हुआ ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से। अभी तक तमाम लाइफ फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पानी के नीचे ही मौजूद है। जितनी 10% जमीन मौजूद है उसके ऊपर कोई लाइफ फॉर्म नहीं है। और यहाँ से शुरुआत होती है आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों सालों में प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसको आप शुरुआत के सी एनिमल्स भी कह सकते हैं। और आज जो सी एनिमल्स हमें दिखाए जाते हैं वो ज्यादातर हमारे उन एंसेस्टर सी एनिमल के साथ मिलते जुलते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। शुरुआत के दिनों में जितने भी सी एनिमल्स पानी के नीचे मौजूद थे, उनकी खुराक प्लैंकटन ही थी। वो प्लैंकटन को डिफरेंट तरीके से खाते थे, कुछ अब्जॉर्व करते थे, कुछ इसको प्रॉपरली खाते थे और कुछ ये उनकी स्किन पे मौजूद जो पोर्स हैं वहां से अब्जॉर्व होते थे। और इस वक्त जो भी सी एनिमल्स पानी के नीचे मौजूद थे, जो शायद कुछ पौधों की तरह ही दिखाई देते थे, ये प्लैंकटन को अब्जॉर्व करते करते आहिस्ता आहिस्ता
अपनी खुराक को बदलने लगे और यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रीडेटर्स, यानी कि शिकारी जो कि अपनी खुराक पूरी करने के लिए शिकार ढूंढना शुरू करते हैं और ये दूसरे सी एनिमल्स को खाना शुरू कर देते हैं। इनमें बहुत से बड़े सी एनिमल्स और बहुत से छोटे थे और उसी तरह इनमें प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी और कुछ बड़े छोटे शिकार भी मौजूद थे और इनको आप कह सकते हैं दुनिया के पहले प्रीडेटर्स या पहले शिकारी जो अपनी खुराक पूरी करने के लिए दूसरे एनिमल्स का शिकार कर रहे थे। और ये कुदरत का रूल है, नेचर का ये रूल है कि जब भी कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कोई भी लिविंग थिंग जिसके अंदर जान है वो शिकार बनने लगे तो वो अपना लेती है अपने सर्वाइवल एक्सटिंक्ट को, यानी कि वो सरवाइव करना सीखना शुरू कर देती है। और इसी तरह उस वक्त के मौजूद सी एनिमल्स ने सरवाइव करना शुरू किया जिसके लिए उन्होंने डिफरेंट तरीके अपनाए। स्टार्टिंग के दिनों के कुछ सी एनिमल में सबसे पहले हम बात करेंगे जेलीफिश की। आज जो जेलीफिश आप अर्थ पे देखते हैं ये वही जेलीफिश है जो स्टार्टिंग के दिनों में मौजूद थी और सबसे पहले इसी ने सरवाइव करना सीखा, प्रेडेटर से बचना सीखा और उसके लिए ये समुंदर की तह में से यानी कि उसके डीप वाटर में से निकल के ऊपर आने लगी, क्योंकि ज्यादातर जो लाइफ फॉर्म थी वो समुंदर के भी नीचे वाले हिस्से में मौजूद थी और जेलीफिश सबसे पहली सर्वाइवर बनी, सबसे पहली ऐसी शिकार बनी जो बच के निकलने में कामयाब हुई। शुरुआत के दिनों में मौजूद कुछ सी एनिमल में से सेकंड नंबर पे आते हैं ट्राइलोबाइट्स। ये फर्स्ट आर्थ्रोपॉड्स थे जो कि उस वक्त मौजूद थे। ट्राइलोबाइट्स ये भी उस वक्त ज्यादातर शिकार बनते थे और इन्होंने शिकार बनने से और सरवाइव करने के लिए, बचने के लिए एक नया तरीका अपनाया। इन्होंने अपने ऊपरी सतह के ऊपर एक सख्त खोल बना लिया, एक लेयर बना ली जिससे इनका शिकार करने वाले जो प्रीडेटर्स थे वो इनको बाइट नहीं कर पाते थे, जिसमें चाहे ऑक्टोपस हो या डिफरेंट किस्म के उस वक्त जो भी सी एनिमल्स थे जो भी इनका शिकार करना चाहते थे। ये वही लेयर है जो आज आपको स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स और क्रैब्स में भी नजर आती है। इसी सख्त खोल ने, इसी सख्त कवर ने बहुत सालों तक ट्राइलोबाइट्स यानी कि आर्थ्रोपॉड्स और डिफरेंट इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स जिनको आज आप देखते हैं उनके ऊपर एक सख्त कवर होता है, उनको सरवाइव करना सिखाया। ये प्रोसेस 4 करोड़ साल तक चलता रहा। यूं ही लाइफ 4 करोड़ साल तक चलती रही और आज से 47 से 48 करोड़ साल पहले का वक्त आ जाता है। ट्राइलोबाइट्स काफी ज्यादा लाइफ को में इवॉल्व हो चुके हैं और वो अपना जो कवर है, जो सख्त कवर है, उसको पहले से भी ज्यादा करोड़ों सालों में इंप्रूव कर चुके हैं। दूसरी तरफ ऑक्टोपस जो इनके प्रीडेटर्स थे, जो इनका शिकार करते थे, उनका भी साइज काफी बड़ा हो चुका है और अब वो इसको एक झटके में ही मार गिरा सकते हैं। इन सब के चलते समुद्र की इस गहराई में एक और स्पीशी लाइफ फॉर्म में आ चुकी थी, यानी कि वो भी इवॉल्व हो चुकी थी और ये थी आज जितनी भी फिशेस मौजूद हैं उनकी एंसेस्टर और इसका नाम था एरेंडेस्पस। ये पहली वर्टिब्रेट थी, यानी कि पहली बैकबोन वाली एक फिश थी या सब सी एनिमल्स में जो अभी तक, यानी कि 48 करोड़ साल पहले तक जितने सी एनिमल्स करोड़ों सालों से रह रहे थे उनमें से पहली बैकबोन वाली एक स्पीशी थी और ये भी समुद्र में अब बाकी सब सी एनिमल्स के साथ घूम रही थी। इसका नाम था एरेंडेस्पस और ये वही फिश है जो आगे जाके मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और बर्ड्स इन सब की एंसेस्टर बनी। अभी तक इस फिश का साइज भी बहुत छोटा था और इसने प्रॉपर जा यानी कि अपना जबड़ा भी डेवलप नहीं किया था और 2 करोड़ साल तक लाइफ यूं ही चलती रही और फिर दुनिया में अचानक से कुछ हुआ। जो दुनिया का एनवायरनमेंट था, जो मौसम थे, ये बदलने लगे। पूरी दुनिया में समुद्री तूफान आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया। पूरे के पूरे समुद्र उस लाइफ समेत जो उसमें मौजूद थी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो भी फिशेस मैंने आपको स्टार्ट में बताई,
जो भी इसमें ट्राइलोपोड्स मैंने आपको बताया, जेली फिश आपको बताई, ये सब के सब आहिस्ता आहिस्ता जम गए। यानी कि पूरी की पूरी लाइफ फॉर्म जो उस वक्त ज़मीन पर मौजूद थी उसमें से 85% जम गई और समुंदर एक जमा हुआ ग्रेवयार्ड बन गया। और ये थी हमारी फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, जिसको हम कहते हैं ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन। और ये हुई तकरीबन 47 करोड़ साल पहले और चली 43 करोड़ साल तक। इसकी वजह थी 60% तक ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड में। जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एज ए ग्रीन हाउस गैस इस दुनिया को गर्म रखे हुए है, वो 60% तक ड्रॉप हो गई। यहाँ पे मैं आपको याद कराता चलूं कि जब प्लैंकटन ने फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू किया और ऑक्सीजन बनाना शुरू की, तो वो ऑक्सीजन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, उसकी मिकदार इस दुनिया में कम होने लगी और वो 60% तक गिर गई, जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया जम गई। 50% अर्थ उस टाइम जमा हुआ नजर आता था, जिसके अंदर लाइफ फॉर्म मौजूद थी, उसमें से 85% लाइफ जम चुकी थी और ये प्रोसेस 2 लाख साल तक चलता रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया जम चुकी थी, सब समुंदर जम चुके थे, जमीन जम चुकी थी, टेम्परेचर इतना लो हो गया था कि किसी भी लाइफ का बचना मुमकिन नहीं था। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 85% तक लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया, जिसमें समुंदर, जमीन और तमाम लाइफ फॉर्म का 85% जम चुका था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो 15% लाइफ ने सरवाइव किया, वो कहाँ किया, वो कहाँ मौजूद थी और उसने कैसे सरवाइव किया। यहां से हम बात करते हैं समुंदर की उस गहराई की जहां पे एक आम इंसान का जाना मुमकिन नहीं है। वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं समुंदर की उस गहराई की जहां पे एक इंसान भी सरवाइव नहीं कर सकता। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उस प्रेशर में, यानी कि 600 मीटर की गहराई में, समुंदर की उस गहराई में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। प्रेशर के ज्यादा होने के साथ साथ इस जगह पे टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं होता, यानी कि समुद्र ऊपर से पूरा का पूरा जम जाए, सारी दुनिया जम जाए, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रहता है। और जो 15% लाइफ बची वो इसी जगह पे थी और यहीं से दोबारा से लाइफ ने फलना फूलना शुरू किया, जिसमें आर्थ्रोपोड्स और उस वक्त की कुछ वर्टिब्रेट्स शामिल थे। ये थी एक नई शुरुआत। उस मेजर एक्सटिंक्शन के बाद लाइफ ने एक बार फिर से फलना फूलना शुरू किया। 2 लाख तक जमे रहने के बाद समुंदर दोबारा से पिघलना शुरू हुए। ऑक्सीजन की क्वांटिटी, उसकी मिकदार कम होने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी। टेम्परेचर दोबारा से राइज होने लगा और समुंदर और तमाम चीजें जो जम चुकी थी वो एक बार फिर से पिघलने लगी। लेकिन इस दौरान जो लाइफ फॉर्म समुंदर की उस गहराई में, उस प्रेशर में मौजूद थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको कुछ नहीं पता था कि ऊपर के एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है। इस लाइफ ने दोबारा से ऊपर आना शुरू किया और इसकी एक बार फिर से वजह बनी प्रीडेटर, यानी कि शिकार और शिकारी का सर्वाइवल सर्कल। यानी कि जब आहिस्ता आहिस्ता इस गहराई में मौजूद सी एनिमल्स ने एक दूसरे का शिकार करना शुरू किया, तो कुछ सी एनिमल्स ने बचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के पानी में आना शुरू किया और यहाँ से दोबारा से लाइफ एक बार स्टार्ट हुई। लाइफ फिर से अपनी उसी रूटीन में चलने लगी। तरीके डिफरेंट थे लेकिन रूल्स वही थे। शिकारी अपनी भूख मिटाने के लिए फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़े और लाइफ सर्कल यूं ही चलता रहा। तो ये थी लाइफ फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन से पहले। ऐसी दिखती थी हमारी दुनिया और यूं लाइफ चलते चलते फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, या आप कह लें पहली आइस एज की तरफ गई और उसमें से 15% लाइफ ने सरवाइव किया, जो कि सेकंड मास एक्सटिंक्शन तक चले। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मास एक्सटिंक्शन और देखेंगे कि फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन के बाद से लेके सेकंड मास एक्सटिंक्शन तक
लाइफ कैसे चली और क्या वजह बनी दूसरी मास एक्सटिंक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।